अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इससे रेलिवेंट नई नई वीडियो लाते रहते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया के इस बेहतरीन चैनल पे। जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था वो बात किया था कि सेल इन्वेलप्स एंड इट्स मॉडिफिकेशन का लास्ट पॉइंट जो हम लोग डिस्कस किए थे। लास्ट पॉइंट ये था कि मतलब जो सीलिया और जो फ्लैजिला होता है ये सरफेस में मतलब आउटसाइड पे प्रेजेंट होता है। तो लास्ट पॉइंट ये था। अब हम लोग इस माइंड मैप का जो नेक्स्ट लेक्चर जहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये अगला पॉइंट है इसी का। यहाँ पे प्रोकैरियोट की बात हो रही थी, तो प्रोकैरियोट पे ये जो है अगला पॉइंट है, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। तो इसको देखिएगा, बिसाइड फ्लैजिला पिलाई एंड फिम्ब्रियाई आर द सरफेस स्ट्रक्चर बट डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी। मतलब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो फ्लैजिला के अलावा जो है पिलाई और फिम्ब्रियाई भी जो है सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं, बट ये जो है मोटिलिटी में कोई भी रोल प्ले नहीं करते हैं। ये पाए तो जाते हैं उसके ऊपर, लेकिन ये मतलब मोटिलिटी का मतलब चलने में, गमन में ये कोई हेल्प नहीं करते हैं। अब थोड़ा सा पिलाई के बारे में जानते हैं, पिलाई क्या होता है, उसके बाद में फिम्ब्रियाई के बारे में। तो जो पिलाई होता है इलांगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, मतलब इलांगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है मेड अप ऑफ एक स्पेशल प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे हम लोग प्लिन प्रोटीन कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट है, मतलब कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि मतलब जो पिलाई होता है वो किस प्रकार के प्रोटीन से मिलकर बना होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्लिन प्रोटीन। उसके बाद में जो पिलाई होता है हेल्प इन रिप्रोडक्शन, इसका जो वर्क होता है ये भी पूछा गया है कि इसका जो काम होता है, इसका काम क्या होता है। तो इसमें जो बताया गया है हेल्प इन रिप्रोडक्शन, मतलब ये रिप्रोडक्शन में मदद करता है। और जो फिम्ब्रियाई होती है हेल्प इन अडहेसन, अडहेसन का मतलब होता है किसी चीज़ का जुड़ना। और उसके बाद में स्मॉल ब्रेस्ट लाइक फाइब्रस सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये फाइब्रस होता है और सपोर्ट करता है, सपोर्ट करता है। और उसके बाद में अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी। ये भी प्रोकैरियोट्स की बात होती है, प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी के बारे में बात हो रही है। तो जो राइबोसोम है प्रोकैरियोट्स का, अटैच ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगला नेक्स्ट पॉइंट है मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट 50S एंड 30S, मतलब 70S राइबोसोम पाया जाता है, उसकी जो सब यूनिट होती है 50S एंड 30S। अब ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये होता है कि इसकी जो दो सब यूनिट होती हैं, ये मतलब सबसे ज़्यादा एग्जाम में ये कन्फ्यूजन होता है कि 30S था कि 50S था, कौन सा, मतलब कौन सी सब यूनिट कितनी थी। तो जिसमें लार्ज सब यूनिट होगी वो होगी 50S की, और जो स्मॉल सब यूनिट होगी वो 30S की। अब इसको टोटल जोड़ेंगे तो वैसे तो 80S हो जाएगा, लेकिन इसको 70S बोलते हैं। तो इसीलिए आप लोग याद रखिएगा, जोड़ने पे 80S आएगा, लार्ज सब यूनिट 50S की होगी, और जो स्मॉल सब यूनिट होगी वो 30S की होगी। अब अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे मेड राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब काफ़ी बार इंट्रेंस एग्जाम और बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि राइबोसोम किसका साइट होता है। तो राइबोसोम जो मेनली प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो राइबोसोम के द्वारा होती है। अब अगला नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे मेनी राइबोसोम अटैच ऑन सिंगल mRNA फॉर्म चैन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। जब बहुत सारे राइबोसोम मतलब एक सिंगल mRNA पे अटैच हो जाते हैं तो इसको हम लोग पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम के नाम से जानते हैं। अब अगला देखेंगे इंक्लूजन बॉडी। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोट्स सेल आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज़। मतलब रिजर्व मटेरियल जो होता है वो जो स्टोर होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, और मतलब जो स्टोर होता है वो साइटोप्लाज्म में, और किस फॉर्म में इंक्लूड मतलब स्टोर होता है, तो वो फॉर्म मतलब इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में रिजर्व मटेरियल जो होता है। दीज आर नॉट बाउंड एनी मेम्ब्रेन, मतलब ये इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, मेम्ब्रेन लेस होता है। और इसका जो एग्जांपल है इंक्लूजन बॉडी का, मतलब जो स्टोरेज होता है वो फास्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, मतलब यही सब इसमें इंक्लूजन बॉडी में ये सब स्टोर होते हैं। अब अगला हम लोग पॉइंट देखेंगे गैस वैक्यूल आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। जो मतलब कि जो गैस वैक्यूल होंगे वो मतलब इस एक बार फिर से देखिए, गैस वैक्यूल आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। गैस वैक्यूल जो है वो पाए जाएंगे हम ब्लू ग्रीन में, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। हम लोग नेक्स्ट पेज की बात करते हैं, माइंड मैप का 6वां पेज है।
अब हम लोग अभी तक प्रोकैरियोट की बात करते हैं। पूरा प्रोकैरियोट आप लोग का खत्म हो गया। अब हम लोग बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। अब यूकैरियोटिक का जो पहला पॉइंट है, इन यूकैरियोटिक इंक्लूड ऑल प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल एंड फंजाई। मतलब जो प्रोटिस्टा होंगे, प्लांट होंगे, एनिमल होंगे और फंजाई होंगे, ये सारे यूकैरियोट्स के मेंबर हैं। और उसमें क्या था, बैक्टीरिया थे, वायरस थे, ब्लू ग्रीन एल्गी थी, ये सब प्रोकैरियोट के थे। और इसमें है प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल और फंजाई, ये सब यूकैरियोट के मेंबर। यूकैरियोटिक सेल हैव कंपार्टमेंटलाइजेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिएगा आप लोग। यूकैरियोटिक सेल में जो कंपार्टमेंटलाइजेशन पाया जाता है। कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब होता है कि एक कंपार्टमेंट, जैसे कि आपका घर बना होता है तो छोटे छोटे कमरे में डिवाइड होता है, तो वो कंपार्टमेंट हो जाता है। मतलब ऐसे डायरेक्टली ये नहीं होता है कि हाँ एक हॉल टाइप का बन जाए, ऐसा बहुत कम ही होता है। सबका घर मतलब एक कमरा, मतलब मतलब स्टडी रूम, ड्राइंग रूम, ऐसे से जैसे डिवाइड होता है, ऐसे इसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है। और होता क्यों है, क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट में ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि उसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स था ही नहीं, तो उसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं हुआ था। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। यूकैरियोटिक सेल है ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर एनवेलप। अब यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस मतलब वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है। अब प्रोकैरियोट में ये वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं पाया गया था, अब यहाँ पे पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल है कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। मतलब यूकैरियोटिक सेल के अंदर मतलब लोकोमोटरी मतलब चलने के लिए जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, और उसके बाद में स्केलेटल स्ट्रक्चर भी पाया जाए, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर भी, जिसको हम लोग साइटोस्केलेटल के नाम से जानते हैं। इसको भी हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम। मतलब क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल भी पाए जाते हैं। क्रोमोसोम होता है मेन जेनेटिक मटेरियल, लेकिन इसके अंदर भी और जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। अब अगला पॉइंट देखेंगे। प्लांट एंड एनिमल सेल आर डिफर्स एज द फार्मर प्रोसेस सेल वॉल, प्लास्टिड एंड सेंट्रल वैक्यूल्स व्हिच आर एब्सेंट इन। मतलब प्लांट और एनिमल सेल में जो डिफरेंस होता है वो मेनली ये होता है कि सेल वॉल जो होता है, प्लास्टिड और सेंट्रल वैक्यूल, ये तीनों प्लांट में पाए जाते हैं, जबकि ये तीन के तीनों एनिमल में एब्सेंट होते हैं। अब अगला हम लोग बात करेंगे। एनिमल सेल हैव सेंट्रियोल व्हिच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट। मतलब एनिमल सेल, अब इस यहाँ पे देखिएगा, ये सेल वॉल, प्लास्टिड और सेंट्रल वैक्यूल जो पाया गया था, ये केवल एनिमल में प्लांट में पाया गया था, जबकि यहाँ पे जो सेंट्रल वैक्यूल है ये केवल एनिमल में पाया जाएगा। तो ये डिफरेंस है यूकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल के अंदर, प्लांट और एनिमल सेल में। अब अगला पॉइंट देखेंगे। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हम लोग बात करेंगे। डिटेल्स स्ट्रक्चर स्टडीज आफ्टर एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इन 1950। मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो डिटेल स्ट्रक्चर की खोज हुई वो 1950 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हो गई, उसके बाद में अच्छे से इसके स्ट्रक्चर की स्टडी हो पाई। केमिकल स्टडीज ऑन मेम्ब्रेन स्पेसिफिकली इन ह्यूमन आरबीसी। मतलब जो इसकी केमिकल स्टडी हुई थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो ह्यूमन के आरबीसी पे स्पेशली की गई थी सबसे पहले। सेल मेम्ब्रेन आर कंपोज्ड ऑफ लिपिड प्रोटीन, द मेजर लिपिड आर फास्फोलिपिड अरेंज्ड इन बाइलेयर। ये काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में कि मतलब सेल मेम्ब्रेन आर कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। मतलब इसमें लिपिड और प्रोटीन का तो बना होता है, लेकिन इसमें जो मेजर लिपिड होती है वो कौन सी होती है, तो ये फास्फोलिपिड होती है। और अरेंज इन बाइलेयर, ये बाइलेयर के फॉर्म में अरेंज होती है। उसके बाद में जो लिपिड होता है, पोलर हेड टूवर्ड्स द आउटर साइड। मतलब ये देखिएगा आप लोग, ऐसे अरेंज होता है, ये लिपिड बाइलेयर है। पोलर हेड जो होता है ये देखिए आउटर साइड, इसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग। और उसके बाद में जो जो ये टेल है, तो इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक टेल टूवर्ड्स द इनर पार्ट। मतलब ये जो टेल है ये इनर पार्ट की तरफ पाया जाता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है। ये हाइड्रोफिलिक मतलब ये वाटर लविंग और ये वाटर हेटिंग होता है। तो और ये जो हाइड्रोफोबिक होता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम द एक्वस इन्वायरमेंट, ये एक्वस इन्वायरमेंट से बचाता है। नॉन पोलर टेल सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये नॉन पोलर टेल होता है, इसको सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम से भी जानते हैं, मतलब होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इन एडिशन ऑफ फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, यही नेक्स्ट पॉइंट ही था। इन एडिशन टू फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल। अब अगला नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। द लिपिड कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ फास्फोग्लिसराइड्स। अब नेक्स्ट पॉइंट अगला देखेंगे। लेटर बायोकेमिकल इन्वेजिनेशन क्लियरली रिवेल्युएटेड दैट द सेल मेम्ब्रेन आर
आल्सो पॉसेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। मतलब जब केमिकल स्टडी करेगा तो ये भी बताएगी कि प्रोटीन के अलावा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी इसमें पाया जाता है। प्रोटीन तो पाया गया था लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरियस कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप। मतलब जो प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो होता है वो डिफरेंट होता है अलग अलग सेल में। ये नहीं कि हाँ एक ही सेल में मतलब सारे सेल में एक ही रेशियो पाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे ह्यूमन आरबीसी का जो एग्जांपल दिया गया है, ह्यूमन मतलब आरबीसी का, तो इसमें दिया गया है कि 52% ऑफ प्रोटीन होता है ह्यूमन मेम्ब्रेन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। इसमें 52% ऑफ प्रोटीन होता है, उसमें 40% ऑफ लिपिड पाया जाता है। हम लोग नेक्स्ट पेज की बात करेंगे। नेक्स्ट पेज आपका होगा पेज नंबर 7 की बात करेंगे। अब उसमें प्रोटीन की अभी तक बात चली थी, अब आगे लिपिड की बात चली थी, अब आगे इधर प्रोटीन की बात करेंगे हम लोग। प्रोटीन इंटीग्रल प्रोटीन जो होता है वो पार्शियली और टोटली इम्बेडेड का मतलब होता है धंसा हुआ। उसके बाद में जो पेरिफेरल होता है वो फाउंड ऑन द सरफेस। मतलब जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है वो पार्शियली मतलब या तो आधा होगा या फिर पूरा टोटली मतलब वो इम्बेडेड मतलब कि धंसा हुआ होगा। और उसके बाद में जो पेरीफेरल प्रोटीन होता है ये पाया जाएगा उसके चारों तरफ, मतलब उसका जो लिपिड बाई लेयर है उसके चारों तरफ अरेंज होगा। अब अगला हम लोग देखेंगे, सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन 1972 वाइडली एक्सेप्टेड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो किसने दिया और किस सन में दिया, तो सिंगर और निकोलसन ने 1972 में इसको दिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को। अब अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड enable later movement of protein within overall bilayer. This ability to move with in the membrane is measured as fluidity। मतलब जो प्रोटीन की मतलब प्रोटीन का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो धंसना, ये पार्शली या टोटली जो इम्बेडेड होने की जो प्रक्रिया, इसको हम लोग कहते हैं फ्लूइडिटी इसको कहते हैं। फ्लूइडिटी को ऐसे आप लोग जानते हैं कि फ्लूइडिटी का मतलब होता है किसी चीज़ का अंदर जाना या बहना किसी चीज़ का, उसको हम लोग फ्लूइडिटी कहते हैं। फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेलुलर जंक्शन, सिक्रेशन, इंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन। मतलब जब ये जाएंगे तो मतलब साइटोप्लाज्म डेंस होगा, उसके बाद में सेल डिवीजन होगा और उसके बाद में सेल ग्रोथ होगा। तो यही सब चीज़ें यहाँ पर बताया गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ट्रांसपोर्टेड ऑफ द मॉलिक्यूल अक्रॉस इट इज ए सेलेक्टिवली परमेबल। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट करता है मॉलिक्यूल को, बट ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, मतलब सेलेक्टिव चीज़ों को अंदर जाने देता है, जिसके रिसेप्टर और जिसके मतलब रिसेप्टर पाए जाएंगे और जिसके लिए परमिएबल होगा बस वही लोग जा पाएंगे बाहर, जिसके चैनल पाए जाएंगे और अदर लोग नहीं जा पाएंगे। अब इसका जो ट्रांसपोर्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्ट के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होता है। अक्रॉस द मेम्ब्रेन विथ एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। मतलब विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। मतलब जब बिना एनर्जी के कोई मॉलिक्यूल जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। और उसके बाद में फिर नेचुरल सोल्यूट जो होता है वो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा जाता है, नेचुरल सोल्यूट डिफ्यूजन के द्वारा। और जो वाटर होता है ये ऑस्मोसिस के थ्रू जाता है। और पोलर मॉलिक्यूल रिक्वायर कैरियर प्रोटीन फॉर फैसिलिटेट, मतलब जो पोलर मॉलिक्यूल है उसके लिए कैरियर प्रोटीन पाया जाएगा और उनका जो है वो जो है फैसिलिटेट करेंगे। और अगला देखेंगे, क्रॉस द मेम्ब्रेन रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब जो यहाँ पे अगर मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए एटीपी मतलब एनर्जी की आवश्यकता है तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट जैसे आप लोग देखे होंगे, जैसे जो झरने का पानी ऊपर से नीचे गिरता है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, मतलब बिना एनर्जी के झरने का पानी ऊपर से नीचे। लेकिन अभी मान लिया जाए कि पहाड़ों पे अगर आपको पानी चढ़ाना है, किसी भी जैसे ये मशीन होती है, वाटर पंप होता है, इससे अगर आपको पानी चढ़ाना है तो इसके लिए आपको पैसिव एनर्जी मतलब एक्टिव एनर्जी देनी, मतलब आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी ऊपर ले जाने के लिए। तो इसी प्रकार होता है कि पैसिव एनर्जी में बिल्कुल झरने से ऊपर से नीचे पानी गिर रहा है तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया। और अगर कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर ले जानी है तो मतलब आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वही बताया कि आपको मतलब ये जो होता है ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, ये लो टू हाई होता है। और जो ये होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट ये हाई टू लो होता है, मतलब ये ज़्यादा से कम की तरफ आएगा तो ये आसानी से आ जाएगा। और जब कम से ज़्यादा की तरफ जाएंगे
तो बहुत ज़्यादा मतलब एटीपी की आवश्यकता होगी और इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और इसके बाद ये जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सोडियम और पोटेशियम के पंप आते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि सोडियम पोटेशियम पंप किस में आते हैं, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आते हैं। हम लोग बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर, मतलब सेल वॉल जो होता है ये नॉन लिविंग होता है और दृढ़, रिजिड का मतलब दृढ़ होता है, मतलब बहुत टाइट होता है एक तरीके से, रिजिड स्ट्रक्चर होता है। नॉट ओनली गिव अ शेप ऑफ द सेल, प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द मैकेनिकल एंड डैमेज एंड इन्फेक्शन, मतलब ये केवल सेल को सेफ ही नहीं प्रोवाइड करता है, ये प्रोटेक्ट करता है सेल को, मतलब बचाता है उसको डैमेज से, कि मतलब इसको कोई दिक्कत या आघात ना पहुँचे, इन्फेक्शन मतलब कोई इन्फेक्शन ना काज करे। और मतलब कि जैसे कोई बैक्टीरिया और वायरस जब आपके शरीर पे जैसे मान लीजिए आक्रमण किया तो उससे बचाएगा ये जो सेल वॉल होगा, क्योंकि सेल वॉल बाहर एकदम जैसे आपके घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उसी टाइप का काम करता है। हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, प्रोवाइड बैरियर टू अनडिज़ायरेबल मैक्रोमॉलिक्यूल, मतलब ये हेल्प करता है सेल टू सेल के इंटरेक्शन में, सेल और सेल को मिलाने में मतलब ये मदद करता है। उसके बाद में प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायर, मतलब मैक्रोमॉलिक्यूल के लिए बैरियर बन जाता है। जब बोला था आपसे कि मतलब ये सेलेक्टिव परमिएबल होता है, तो ये मैक्रोमॉलिक्यूल जो बहुत बड़े मॉलिक्यूल होंगे उसके लिए परमिएबल नहीं होगा। हम लोग अगला बात करेंगे, अगले पॉइंट की बात करेंगे, सेल वॉल ऑफ एल्गी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब सेल वॉल ऑफ एल्गी किससे मिलकर बना होता है, तो ये सेलुलोज का बना होता है, गैलेक्टन्स इसमें पाया जाता है, मैनन्स पाया जाता है एंड मिनरल्स पाया जाता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, तो ये सेल वॉल ऑफ एल्गी में पाया जाता है। प्लांट सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन एंड प्रोटीन का मिलकर बना होता है। मतलब प्लांट सेल वॉल जो होगा सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन का मिलकर बना होगा। और उसके बाद में प्लांट सेल वाल में प्राइमरी और सेकेंडरी वाल होती है, तो जब प्राइमरी वाल होती है कैपेबल टू ग्रोथ, मतलब जब इसे प्लांट जब मोटा होता है तो आप लोग बोलते हैं, जैसे कोई छोटा सा प्लांट बनाए वो बढ़ता है मोटा हो जाता है, तो कुछ दिन बाद आप बोलते हैं कि ये प्लांट बढ़ गया मोटा हो गया, तो उसमें जो मेन जो रोल प्ले करता है वो प्राइमरी वाल के, क्योंकि यही कैपेबल होता है ग्रोथ के लिए। हम लोग अगले माइंड मैप के 8वें पेज की बात करेंगे, तो इसमें जो है हम लोग बात कर रहे थे सेल वॉल की, तो सेल वॉल के जो सेल वॉल के आगे जो है हम लोग बात करेंगे, तो इसमें जो है प्राइमरी लेयर के बाद मिडिल लैमेला पाया जाता है, जो मेनली बना होता है कैल्शियम पेक्टेट का। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि जो मिडिल लैमेला होता है सेल वॉल का, प्राइमरी सेल वॉल के बाद जो मिडिल लैमेला पाया जाता है प्लांट में, वो किसका बना होता है, तो कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला में बी ट्रांसवर्स्ड बाई प्लाज्मोडेस्माटा व्हिच कनेक्टेड द साइटोप्लाज्म ऑफ नाइगोबेरिंग सेल। इसका मतलब होता है पड़ोसी सेल, मतलब जो सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला जो है कनेक्ट होता है, सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला में भी ट्रांसपोर्टेड बाय प्लाज्मोडेस्माटा, मतलब सेल वॉल और मिडिल लैमेला जो कनेक्ट होते हैं वो सेल वॉल और मिडिल लैमेला को जो साइटोप्लाज्म से जो कनेक्ट होते हैं वो प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्ट करता है। और इसके बाद में आगे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अब ये सिस्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनल्स इंक्लूड होते हैं, तो इसमें जो है इंक्लूड में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER जिसको हम लोग बोलते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। तो आप लोग याद रखेंगे कि इसको जरूर याद रखेंगे, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा, ये नीट के PYQ मैंने भी देखा है कि इसमें पूछा गया है कि इसमें कौन कौन से जो ऑर्गेनल्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स, ये 4 के 4 इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट हैं। इसके अलावा कोई भी अगर आए तो वो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होगा। द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब सबसे पहला इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। नेटवर्क और रेटिकुलर ऑफ टिनाइड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्केटर्ड इन साइटोप्लाज्म, मतलब ये नेटवर्क रेटिकुलम ऑफ टिनाइड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, नेटवर्क होता है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का, या फिर रेटिकुलम ऑफ टिनाइड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। स्केटर्ड का मतलब फैला हुआ होता है साइटोप्लाज्म में, नेटवर्क के रूप में फैला हुआ तो होता है साइटोप्लाज्म के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER डिवाइडेड इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। ER जो होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो है इंट्रासेलुलर स्पेस में 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है। पहला लूमिनल इनसाइड ER, मतलब इनसाइड मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो अंदर का पार्ट होगा उसको कहेंगे ल्यूमिनल पार्ट, और उसके बाद में एक्स्ट्रा लूमिनल मतलब साइटोप्लाज्म वाला जो पार्ट होगा उसको हम लोग कहेंगे एक्स्ट्रा लूमिनल।
अब राइबोसोम अटैच्ड ऑन दियर सरफेस, राइबोसोम अटैच्ड ऑन दियर सरफेस, अगर राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस से अटैच है तो उसको कहेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आप लोग इसको याद रखेंगे कि रफ का मतलब होता है खुरदुरा, अगर राइबोसोम जुड़ा हुआ है तो इसको रफ इंडोप्लाज्मिक मतलब खुरदुरा बोलेंगे। एक हिसाब से मान लीजिए, आप लोग याद रखने के लिए इसको खुरदुरा समझ लीजिए कि रफ का मतलब होता है खुरदुरा, तो अगर रफ इंडोप्लाज्मिक राइबोसोम लगा है तो इसको कहेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम नॉट अटैच्ड ऑन सरफेस, अगर राइबोसोम अटैच नहीं है तो केवल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो इसको एकदम प्लेन समझ लीजिए आप, इस पर कुछ नहीं लगा है मतलब खुरदुरा नहीं है, तो इसको कहेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब RER मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो मेनली प्रोटीन सिंथेसिस में और सिक्रेशन में होता है। अभी आप लोग याद रखेंगे प्रोटीन सिंथेसिस में RER मतलब कि अगर वो लगा हुआ है, राइबोसोम लगा हुआ है तो इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। अब इसके बाद अगला हम लोग SER की बात करें, मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व, मतलब इसमें राइबोसोम नहीं लगा है। मेजरली सिंथेसिस ऑफ लिपिड, मतलब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी कई बार एग्जाम में पूछा गया कि जो लिपिड का सिंथेसिस होता है मेनली कौन करता है, तो जो मेनली करता है वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स, मतलब ये लिपिड की सिंथेसिस करता है, उसके बाद में एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स, उसके बाद में स्टेरॉयडल हार्मोन्स भी बनाता है। हम लोग अगले उसकी बात करेंगे गाल्जी ऑपरेटस की। फर्स्ट डिस्कवर बाय कैमियो गाल्जी 1898, मतलब सबसे पहले इसको कैमियो गाल्जी ने खोजा था, गाल्जी ऑपरेटस को 1898 में। डेंसली स्टैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस, मतलब ये डेंसली स्टैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस के पास में होता है। दे कंसिस्ट ऑफ सिस्टर्नी, सिस्टर्नी का जो यहाँ पे डायमीटर वो बताएगा 0.5 माइक्रोन मीटर टू 1.0 माइक्रोन मीटर, इसका जो डायमीटर ये बताएगा। दे आर कंसिस्ट मतलब गाल्जी ऑपरेटर जो है सिस्टर्नी से मिलके बना होता है। वेरी नंबर ऑफ सिस्टर्नी प्रेजेंट, मतलब इसमें बहुत सारे सिस्टर्नी प्रेजेंट होते हैं। सिस्टर्नी आर कॉन्स्ट्रक्टली अरेंज नियर द न्यूक्लियस, मतलब जो सिस्टर्नी होते हैं वो कॉन्स्ट्रक्टली अरेंज होते हैं न्यूक्लियस के पास में। सिस कॉन्वेक्स को कहेंगे फार्मिंग फेज, और ट्रांस कॉन्वेक्स, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है सिस्टर्नी, सिस कॉन्वेक्स और ट्रांस कॉन्वेक्स। तो जो सिस कॉन्वेक्स होता है वो फार्मिंग फेज होता है, और ट्रांस कॉन्वेक्स होता है मैच्योरिंग फेज होता है। अब अगला हम लोग बात करेंगे अगले पॉइंट की बात करें गाल्जी ऑपरेटस फार्म स्पर्म, मतलब जो गाल्जी ऑपरेटस होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया कि जो गाल्जी ऑपरेटस जो होता है ये एक्रोसोम का जो पार्ट होता है, एक्रोसोम मतलब जो स्पर्म होता है ह्यूमन स्पर्म, उसमें जो सबसे बाहर एक्रोसोम पाया जाता है जो मतलब एग को डिफ्यूज़ करता है एक्रोसोम, तो वहाँ पे जो एक्रोसोम होता है वो इसी गाल्जी ऑपरेटस से मिलकर बना होता है स्पर्म का। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। फंक्शन जो होता है इसका, फार्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ये भी पूछा जा चुका है कि मतलब ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जो है कौन सा ऑर्गेनल है जो फॉर्म करता है, तो गाल्जी ऑपरेटस जो है वो ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन दोनों बनाता है गाल्जी ऑपरेटस। अब हम लोग नेक्स्ट माइंड मैप की बात करेंगे अगले। अब यहाँ पे इंडोक्राइन सिस्टम के अगले आप ऑर्गेनल्स की बात करेंगे, लाइसोसोम की। मेम्ब्रेन बाउंड वेस्कुलर स्ट्रक्चर, ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है क्योंकि यूकैरियोट्स के जितने भी होते हैं मैक्सिमम सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। फार्म बाय प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गाल्जी ऑपरेटस। अब देखिए ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, लाइसोसोम जो होता है ये भी पैकेजिंग मतलब जो बनता है ये गाल्जी ऑपरेटस में पैकेजिंग के द्वारा बनता है। फाउंड हाइड्रोलिटिक एंजाइम, लाइसोसोम ये बहुत खतरनाक होता है, इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है, जैसे हाइड्रोलेज एंजाइम पाए जाते हैं। हाइड्रोलेज में जैसे लाइपेज होगा, प्रोटीएज होगा, कार्बोहाइड्रेज। अब ये लाइपेज, प्रोटीएज, ये प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बोहाइड्रेट, ये सारे के सारे पाचन के लिए पाए जाते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम मतलब ये पाचन वाले एंजाइम होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम एक्टिव ऑन एसिडिक पीएच, जितने भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम होंगे वो सारे के सारे एक्टिव होंगे एसिडिक पीएच पे। कैपेबल ऑफ डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, यहीं पे मैंने बताया था कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो होते हैं डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि कैपेबल ऑफ डाइजेशन मतलब डाइजेशन के लिए कैपेबल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए, प्रोटीन के
डाइजेशन के लिए, लिपिड के डाइजेशन के लिए, न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन के लिए। तो हम लोग अगला बात करेंगे चौथे इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के चौथे ऑर्गेनल्स की बात करेंगे, वैक्यूल्स की। वैक्यूल्स इच मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन साइटोप्लाज्म। मेम्ब्रेन जो होता है, मतलब वैक्यूल जो होता है मेम्ब्रेन बाउंड होता है, फाउंड इन साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाएगा। इट कंटेन्स वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड अदर नॉट यूजफुल प्रोडक्ट। मतलब इसमें वाटर होगा, सैप होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और बहुत सारे जो मतलब यूजफुल चीज़ें नहीं होंगी वो वैक्यूल में जाके डिपॉजिट हो जाएंगी, इकट्ठा होंगी। वैक्यूल्स इज बाउंड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन इच कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि वैक्यूल के ऊपर जो टोनोप्लास्ट, मतलब वैक्यूल के ऊपर जो सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट ऑक्यूपाई अप टू 17% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। मतलब ये प्लांट सेल में 70% से ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, मतलब लेती है, वॉल्यूम जो है वो घेरती है, लेती है। अब अमीबा में जो है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे आगे थोड़ा वैक्यूल के आगे अगला पॉइंट, इसमें एनसीईआरटी में डिस्कशन किया है अमीबा के बारे में। तो यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है अमीबा में फॉर आस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। मतलब आस्मो रेगुलेशन मतलब मेंटेन करता है और उसके बाद में एक्सक्रीशन में भी मदद करता है। अब जो प्रोटिस्टा है इसमें फूड वैक्यूल पाया जाता है, और जो फूड वैक्यूल बनता है ये फॉर्म बाई इंगल्फिंग ऑफ द फूड पार्टिकल्स। मतलब फूड पार्टिकल्स जब ये लोग ईट करते हैं तो उसमें फूड वैक्यूल फॉर्म होता है। अब हम लोग अगला बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया ये तो पूरा टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट। द नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो पर सेल में जो है वेरिएबल होता है, डिपेंड ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। मतलब कि फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे जैसे जो एथलीट होते हैं इसमें मसल्स जो होते हैं वो रेड होती हैं, तो इसमें जो है एनर्जी की आवश्यकता इन लोगों में ज़्यादा होती है क्योंकि ये लोग दौड़ते भागते ज़्यादा हैं। जैसे प्लेयर हो गए, क्रिकेट के प्लेयर, वॉलीबॉल, हॉकी के प्लेयर हो गए, तो इन लोगों में रेड ब्लड कार्ब मतलब रेड मसल्स पाए जाते हैं, तो इसमें एनर्जी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो इन लोगों में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो है ज़्यादा होती है। और जैसे जो लोग जॉब करते हैं 24 घंटे एसी में बैठे रहते हैं, इन लोगों में कम होती है क्योंकि एनर्जी की आवश्यकता कम होती है। तो इन लोगों में कंपेरिजन टू प्लेयर जो है और ज़्यादा काम करने वालों के कंपेरिजन में इन लोगों में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या थोड़ा कम होगी। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि जो वेरिएबल जो पर सेल जो वेरिएबल होगा वो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के आधार पर वेरिएबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, टिपिकली इट इज अ स्वैसेक शेप्ड और सिलेंड्रिकल। डायमीटर जो होगा ये होगा 0.2 से 1.0 माइक्रोन मीटर, और इसका एवरेज भी लिया जाता है तो एवरेज 0.5 माइक्रोन मीटर माना जाता है। एंड लेंथ जो होगा वो 1.0 से 4.1 माइक्रोन मीटर होगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया आइए, अब यहाँ पे आप लोग ये चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया अभी तक इससे पहले जितने भी पढ़े वो सब सारे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड थे, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। उसके बाद में मेम्ब्रेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मेम्ब्रेन जो होता है इसका माइटोकॉन्ड्रिया के 2 पार्ट्स में, आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री। मतलब जो आउटर मेम्ब्रेन होता है लिमिटिंग बाउंड्री मतलब एक बाउंड्री डिसाइड करते हैं कि हाँ यहाँ तक है एरिया। अब इनर पार्ट होगा इट इज़ फिल्ड विथ ए डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स। होमोजीनियस का मतलब होता है सामांगी, मतलब एक प्रकार से, जैसे कि चीनी और पानी जब हम लोग मिलाते हैं तो होमोजीनियस मिक्सचर हो जाता है, उसी प्रकार मैट्रिक्स जो होता है वो जो मैट्रिक्स है वो होमोजीनियस है। तो इनर पार्ट जो होगा इट इज़ फील्ड विथ डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स। इनर मेम्ब्रेन फॉर्म ए क्रिस्टई। इनर मेम्ब्रेन फॉर्म ए क्रिस्टई। इसमें जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो क्रिस्टई को फॉर्म करता है। क्रिस्टई इंक्रीज सरफेस एरिया, और जो क्रिस्टई होता है वो सरफेस एरिया को बढ़ाता है। ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये भी पूछा है कि क्रिस्टई क्या करता है, तो क्रिस्टई जो है सरफेस एरिया को बढ़ाता है। हम लोग अगला बात करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, हेंस दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया साइड ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एरोबिक का मतलब है जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी, मतलब ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और जो एनर्जी होती है वो जो एनर्जी का फॉर्म होता है वो ATP के रूप में होता है। हेंस दे, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल।
जो एनर्जी होता है वो एटीपी के फॉर्म में होता है और एरोबिक रिस्पायरेशन में इन्वॉल्वमेंट रखता है, तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब मेनली एनर्जी जो बनाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही बनाता है। इस पर देखिए डबल स्टार लगा हुआ है, इस पॉइंट को आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। हम लोग अगले पेज की बात करते हैं, पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 की हम लोग बात करें यहाँ पे, मैट्रिक्स आल्सो हैव सिंगल सर्कुलर डीएनए। मतलब मैट्रिक्स के अंदर जो सिंगल सर्कुलर डीएनए पाया जाएगा। फ्यू आरएनए मालिक, मतलब कुछ आरएनए के मालिक्यूल पाए जाएंगे। राइबोसोम, हाँ ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जो यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसमें जो राइबोसोम होंगे वो 70S ही पाए जाएंगे, जो कि प्रोकैरियोट में पाए जा रहे थे। तो ये पॉइंट आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल पाए जाएंगे, फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल पाए जाएंगे। उसके बाद में राइबोसोम पाया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर। द कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, मतलब ये सारे कंपोनेंट पाए जाएंगे जो ये प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए पाए जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, अब ये भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन। माइटोकॉन्ड्रिया में जो डिवीज़न होता है वो फिजन के द्वारा होता है, फिजन। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे प्लास्टिड की बात करेंगे। प्लास्टिड आर फाउंड इन ऑल प्लांट एंड यूग्लिनॉइड्स। जो प्लांट और यूग्लिनॉइड्स होते हैं ये इन सारे में जो है प्लास्टिड जो है पाया जाता है। उसके बाद में प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री, प्लास्टिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पिगमेंट्स। पहला है क्लोरोप्लास्ट, कंटेन क्लोरोफिल कैरेटिनॉइड पिगमेंट। जिसमें पिगमेंट होता है ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग पिगमेंट जरूर याद रखिएगा। क्लोरोफिल में कौन सा, क्लोरोप्लास्ट में कौन सा, क्लोरोफिल और कैरेटिनॉइड्स पिगमेंट पाया जाएगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी, एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब ये जो लाइट एनर्जी आती है उसको ट्रैप करते हैं। ट्रैप का मतलब होता है पकड़ना या होल्ड करना, तो ये लोग ट्रैप करते हैं या होल्ड करते हैं। अब अगला हम लोग बात करेंगे क्रोमोप्लास्ट की। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट होता है। ये फैट सॉल्युबल, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट होता है। एंड अदर पिगमेंट लाइक कैरोटीन, जेंथोफिल। अब जो कैरोटीन होता है इसका जो कलर होता है ये येलो कलर होता है, और जो जेंथोफिल्स होता है, जेंथोफिल जो ऑरेंज और रेड कलर, इसका आप लोग कलर याद रखेंगे कि जो कैरोटीन होगा वो येलो कलर होगा, और उसके बाद में फिर जो जेंथोफिल होगा वो ऑरेंज और रेड कलर का होगा। ये क्रोमोप्लास्ट के ही हैं दोनों। अब ल्यूकोप्लास्ट, हम लोग बात करेंगे ल्यूकोप्लास्ट की। ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस पिगमेंट। अब ये देखिएगा ये दोनों कलर्ड हो, लेकिन ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ये कलर्ड नहीं है, ये कलरलेस है। वेरिड शेप एंड साइज विथ स्टोरेज न्यूट्रिएंट, मतलब शेप है साइज में इनमें भी मतलब विभिन्नताएं देखी जा सकती है स्टोरेज न्यूट्रिएंट के आधार पे। जैसे एमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट ब्रैकेट में यहाँ पे स्टार्च भी लिखा है, ये जो होता है ये पोटैटो में होता है। एग्जाम्पल जो एमाइलोप्लास्ट स्टोरेज का है, ये एमाइलोप्लास्ट का जो स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट, ये पोटैटो में पाया जाता है। और एलायोप्लास्ट स्टोर ऑयल एंड फैट्स। और उसके बाद में एल्यूरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन। ये तीनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा बहुत अच्छे से। एमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट, एलियोप्लास्ट स्टोर ऑयल एंड फैट्स, और एल्यूरोप्लास्ट जो होता है, एल्यूरो वहाँ पे ई है यहाँ पे ए है, एल्यूरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन। अब अगला हम लोग बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो लेंस शेप्ड ओवल स्फेरिकल डिस्क्वायड और रिबन लाइक फाउंड इन मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल में पाया जाता है ये। मीजोफिल जैसे आम हुआ और जितने भी जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के प्लांट हैं सारे के सारे में पाया जाएगा, और मतलब वेल डेवलप्ड जो प्लांट होंगे उसमें पाया जाएगा। और क्लोरोप्लास्ट वेरिएबल इन नंबर, जो क्लोरोप्लास्ट का है जो नंबर है वो वेरिएबल, ये नहीं है कि हाँ जैसे कोई बहुत छोटा पेड़ है तो उसमें भी 500 क्लोरोप्लास्ट है, और जो बहुत बड़ा पेड़ है उसमें भी 500 क्लोरोप्लास्ट है, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट वेरिएबल इन नंबर, मतलब कि नंबर में जो है विविधताएं पाई जाती हैं। क्लेमाइडोमोनास यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया हुआ, क्लेमाइडोमोनास हैव 1%, मतलब क्लेमाइडोमोनास जो है ग्रीन एल्गी है, तो इसमें जो है मतलब एक पाया जाता है पर सेल में, एक क्लोरोप्लास्ट। और मीजोफिल सेल है 20 to 40%, मतलब 20 से 40% पाए जाते हैं मीजोफिल सेल में। मीजोफिल सेल में 20 से 40% पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट। स्टोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम फार्म कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, मतलब जो आप लोग पढ़ेंगे आगे चल के फोटोसिंथेसिस इन प्लांट में स्टोमा और ग्रेना, तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे केवल बस आप इतना याद रखें कि स्टोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम, मतलब जो स्टोमा होता है क्लोरोप्लास्ट का वो एंजाइम कंटेन करता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के फार्मेशन के लिए। उसके बाद में स्टोमा कंटेन सर्कुलर डीएनए, राइबोसोम, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द थैलाकोइड।
स्ट्रोमा कंटेन सर्कुलर डीएनए, राइबोसोम, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द थाइलाकॉइड। मतलब जो राइबोसोम पर होगा वो थाइलाकॉइड पे, सॉरी मतलब जो क्लोरोफिल होगा वो थाइलाकॉइड पे होगा, और जो जो सर्कुलर डीएनए और राइबोसोम होगा वो स्ट्रोमा में प्रेजेंट होगा। क्लोरोप्लास्ट हैव स्मॉल राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट में भी 70s राइबोसोम, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70s, क्लोरोप्लास्ट में भी 70s। कंपेयर टू हैव स्मॉल राइबोसोम, यहाँ पे स्मॉल राइबोसोम कंपेयर टू साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। मतलब जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसका जो राइबोसोम होता है वो स्मॉल होता है कंपेयर टू साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। साइटोप्लाज्मिक में 18S पाया जाता है, जबकि जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें 17S पाया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर क्लिक करके नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें।